साथियों नमस्कार, मैं आर के अमोल अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपसे देश के एक ज्वलंत मुद्दे पर चर्चा करें। शुरुआत एक शेर से करते हैं। सीने में जलन और आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर का हर शख्स परेशान सा क्यों। बात हम देश के तमाम व्यवस्थाओं के बारे में करते हैं। यहाँ प्रजातांत्रिक देश है, दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश है। संसाधन भी, प्राकृतिक संसाधन भी इस देश में बहुत है। व्यवस्था का अभाव। व्यवस्था किस तरह की है? व्यवस्था है जो पहले व्यवस्था थी, जिसको लोग बाग कभी कभी मनुस्मृति की व्यवस्था कहते हैं, या लोग बाग कभी कभी कहते हैं कि हम गुलाम थे, या तमाम तरह की विसंगतियों के बारे में बात होती है। गुलामी भी एक अहम गुलामी है इस देश में, 755 साल की गुलामी है। पश्चिमी एशिया के तमाम वंश जातियां और तमाम लोग यहाँ आए गए, बस गए और तमाम विसंगतियों को जन्म दिया। उसकी भी चर्चा बहुत होती है। अब बाबा साहब ने एक संविधान दिया, मनुस्मृति को हटा करके उसकी जगह पर एक संविधान दिया, जिसमें सबकी बात की गई, जिसको एक स्टैंडर्डाइज किया गया। समाज के तमाम विधाओं को, समाज के तमाम रीति रिवाजों को, समाज के तमाम चीज़ों को स्टैंडर्डाइज किया गया, नियामक बनाया गया और हिंदू कोड बिल दे करके उसको एक व्यवस्थित व्यवस्था जो है, एक सुचारू व्यवस्था जो है, उसको में प्रदान किया गया। परंतु बाबा साहब ने ये भी कहा था कि संविधान चाहे जितना अच्छा हो, चीज़ें चाहे जितनी अच्छी हो, लेकिन उसका प्रयोग करने वाला या उसको चलाने वाला या उसके बारे में कार्य करने वाला अगर ठीक तरीके से नहीं करता है, तो मशीन चाहे जितनी भी अच्छी हो, या तो मशीन टूट जाएगी, या तो मशीन ठप हो जाएगी, या तो मशीन में व्यवधान आ जाएगा। बाबा साहब एक अद्भुत व्यक्ति थे, एक अद्भुत महापुरुष थे, जिन्होंने पूरी व्यवस्था को, जो निर्जीव व्यवस्था थी, उसको सजीव कर दिया। निर्जीव व्यवस्था से मतलब मेरा ये है कि इस देश में असमानताएं बहुत, समता कुछ नहीं, बंधुता आज भी नहीं। मतलब इतनी असमानताएं, इतनी कुरीतियां, इतनी ढोंग पाखंड आडंबर और इतने ज़्यादा जो है समाज विकृत हो चुका था कि समाज के अंदर कुछ बचा ही नहीं था, और जिसके कारण ही ये जातियों में बढ़ चुका था, ये धर्मों में बढ़ चुका था। यहाँ धर्म जो है वो पैसा कमाने का साधन बन चुका था। यहाँ जातियाँ आपस में लड़ती रहती थी या उनका शोषण होता था, तमाम विसंगतियाँ थी, आप बखूबी जानते हैं। और अगर आज़ादी से पहले पैदा हुआ होंगे तो आपने देखा भी होगा, मैंने देखा भी है कि कितनी विसंगतियाँ थी। एक पाताल के नीचे था तो एक आसमान पर था, तमाम बातें थी, तमाम चीज़ें थी। वो सब चीज़ों का पटाक्षेप हो गया और एक हमारे पास संविधान आ गया। एक अद्भुत व्यक्ति ने, एक अद्भुत शख्सियत ने, एक अद्भुत महापुरुष ने एक संविधान बनाया, जिसमें समता और समानता की बात की गई। बंधुता संविधान में भी नहीं। समता समानता तो है, ये बाबा साहब ने भी स्वीकार किया कि समता समानता तो है, बंधुता नहीं है। बंधुता कैसे होगी? बंधुता समाज करेगा, बंधुता में समाज आएगा जब सब साथ बैठ कर के खाएंगे पिएंगे, जब सब जो है हर चीज़ों में स्वतंत्र होंगे, बोलने में, काम करने में, हर चीज़ में स्वतंत्र होंगे जो जीवन से संबंधित है, तब बंधुता आएगी। जब आप ये समझेंगे कि ये हमारा भाई है, तब बंधुता आएगी।
समता समानता तो संविधान से आया, लेकिन बंधुता समाज लाया। बंधुता का पूर्णतः अभाव है, इसीलिए भारत एक देश है, राष्ट्र नहीं बन पाया। राष्ट्र बन ही नहीं सकता जब तक ये बंधुता ना है, क्योंकि एक आदमी सोचता है कि मैं तो बहुत महत्वपूर्ण हूँ, मैं बहुत बड़ा हूँ, ये बहुत छोटे हैं, तो बंधुता नहीं है, समता समानता भी नहीं है। इसलिए संविधान की का मूल भाव है कि समता समानता और बंधुता, ये तीनों चीजें जो हैं वो बुद्ध के सिद्धांत। समाज के अंदर समाज से ही देश बनता है। समता समानता और बंधुता होनी चाहिए। अगर नहीं है तो समाज का एक न एक दिन पतन होना है, और पतन हो भी चुका है। मैंने 755 साल की बात कही। अब आप देख लीजिए, संविधान होने के बाद भी देश में एक बवेला मचा हुआ है, देश में एक तूफान सा है। हर विभाग, कोई विभाग सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा है, जबकि उसके लिए एक्ट और नियम बने हुए, फिर भी इसको तोड़ मड़ोड़ करके अपने हिसाब से उसका उपयोग करके भ्रष्टाचार किया जाता है, पक्षपात किया जाता है, और एक दूसरे को नीचा दिखाया जाता है। उसी प्रकार राजनीतिज्ञों के लिए भी नियम बना हुआ है, परंतु उसे तोड़ मड़ोड़ के कहीं कोई नहीं है कि पेंशन पाएंगे ये एमएलए और एमपी। ये संवैधानिक कतई नहीं है, कहीं नहीं है कि आप इतने रुपए, लाख और 2 लाख और 4 लाख और 10 लाख जो है वो आपकी वेतन और भत्ता होगा। कहीं नहीं है कि आप जो है, जो कार्यदायी संस्था काम करती है या जो एग्जीक्यूटिव काम करती है, वो आप पैसे ले ले 5 करोड़ 7 करोड़, और हम अपने अपने क्षेत्रों में काम कराएंगे, उसमें मैक्सिमम भ्रष्टाचार। तो इस तरह से व्यवस्था, नियम कानून और संविधान तो अलग है, वो तो एक सूत्र है, लेकिन उसका कार्यान्वयन, उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसको काम करने का तरीका तो वर्तमान के ही लोग बनाएंगे। और वर्तमान के लोगों ने जो भी कार्य पद्धति बनाई है वो पूरी तरह से मनमाना है, हिटलरशाही है, या तानाशाही है, या जो मन में आए कह लीजिए, उस तरह की है। अब इस तरह की बातें आप देखते होंगे समाज में। अभी बंधुता नहीं आई, अभी ब्राह्मण समझता है सबसे ऊंचे हैं, क्षत्रिय जो है उससे उसके बाद है, वैश्य उसके बाद है, और दलित उसके बाद है, पिछड़ा और दलित उसके बाद है, पिछड़ा है फिर दलित है फिर आदिवासी है। आज भी अभी ये सेंटीमेंट है, आज भी आपके दिमाग में एक चीज पड़ी हुई है, जबकि ये चीज खत्म हो जानी चाहिए और सब बराबर हो जाना चाहिए, पूरे नागरिक। तो आमूल चूल परिवर्तन नहीं हुआ। परिवर्तन क्या हुआ? ऊपर ऊपर परिवर्तन हुआ, और नीचे अभी भी काई जमी हुई है, या नीचे अभी भी विसंगतियां हैं, या नीचे अभी भी मतभेद है, या नीचे अभी भी बहुत सारी गंदगी है। तो इस तरह की व्यवस्था कितने दिन तक चला हो गया, जबकि बाबा साहब ने ऐसा नहीं सोचा था। संविधान बनाते वक्त भी उन्होंने सावधान किया था आपको, और संविधान बनने के बाद भी आप सावधान नहीं हुए, और आपकी वो पुरानी जो सोच है, पुरानी जो गंदगी है, पुरानी जो हेट्रोजीनियसनेस है, वो आपके अभी भी दिमाग में है, और उसको बाहर आने का एक मौका चाहिए आपको। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल तथ्यात्मक कह रहा हूँ कि अभी भी ब्राह्मण और दलित एक साथ बैठ करके खाना नहीं खा सकते, एक साथ चारपाई पर नहीं बैठ सकते हैं, एक साथ कुछ नहीं होता। अगर कुछ लोग अगर ऐसा है तो कुछ लोगों के बीच ही है, पूरे समाज में नहीं। और जब तक ये समाज के अंदर नहीं आएगा, स्थिति बदलेगी, कतई नहीं बदलेगी। और वो जो अंदर गंदगी है, या अंदर जो चीज
हेट्रोजीनियसनेस है। हेट्रोजीनियसनेस का मतलब जो विभिन्नताएं हैं, जो असमानताएं हैं, वो किसी दिन बाहर आएंगी और ये देश फिर अपने गुलामी की मोड में आ जाएगा। ये मैं बात इसलिए भी कह रहा हूँ कि अभी भी प्रशासनिक व्यवस्था दुरुस्त नहीं, सामाजिक व्यवस्था दुरुस्त नहीं, संवैधानिक व्यवस्था दुरुस्त नहीं। पग पग पर सुप्रीम कोर्ट, कोर्ट और न्याय प्रणाली में जाना है, के पास जाते हैं। न्याय प्रणाली और उसमें भी विसंगतियाँ और बहुत जबरदस्त विसंगतियाँ हैं। एक कोई वर्मा जस्टिस थे जिनके घर से नोट प्राप्त हुई थी, वो क्या था, मतलब न्यायपालिका भी अछूती नहीं है उन विसंगतियों से जो बाबा साहेब के सिद्धांतों, बाबा साहेब विचारों के विरुद्ध। अभी भी ये मानसिकता है, डॉक्टर अम्बेडकर जो है कहना एक फैशन है और भगवान कहने से स्वर्ग और नरक मिल जाएगा। ये स्वर्ग और नरक खत्म करिए, ये देवता देवी खत्म करिए और वातावरण को स्वच्छ करिए, पर्यावरण को स्वच्छ करिए। कहीं कोई देवी देवता कुछ नहीं है और कुछ नहीं करते हैं। जो आप मंदिर की बात करते हैं, मस्जिद की बात करते हैं, इससे इधर उधर की बातें करते हैं, ये सब जनता को छलावा देते हैं, ये जनता को गुमराह करते हैं, भ्रमित करते हैं। अब मैं मूल विषय पर आ रहा हूँ, संवैधानिक पदों को ले रहा हूँ, क्योंकि प्रशासनिक पदों में और राजनीति में सुधार की कतई संभावना नहीं लग रही। जब तक हमारी इच्छा शक्ति दृढ़ नहीं होगी, जब तक कोई हमको ऐसा लीडर नहीं मिलेगा जो सत्ता का मोह छोड़ करके देश का मोह करेगा, देश को सर्वोपरि समझेगा, देश की व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम करेगा, तब तक जो है इस देश में व्यवस्था नहीं सुधरेगी। राजनीतिक व्यवस्था भी बिगड़ी हुई है, प्रशासनिक व्यवस्था भी बिगड़ी हुई है। ये प्रशासनिक अधिकारी राजनीतिज्ञों के कठपुतली बन चुके हैं, जैसे चाहते हैं वैसे नचाते हैं, भ्रष्टाचार के नाम पर नचाते हैं, काम करने के नाम पर नचाते हैं और तमाम चीजों के काम आधार पर नचाते हैं और कहीं कोई प्रशासनिक व्यवस्था नहीं। एक उदाहरण है, मैंने पिछले वीडियो में भी इसका जिक्र किया था कि कभी कोई डीएम थे, ठाकुर ही थे, अब जगह का नाम भी बता देते हैं, जौनपुर के थे। जौनपुर के ही डीएम अजय सिंह थे ठाकुर और वहाँ हरगोविंद सिंह गृह मंत्री थे, उत्तर प्रदेश के पहले मंत्रिमंडल के। हरगोविंद सिंह वकील थे, बेसिकली मूलतः वकील थे, गृह मंत्री हो गए थे राजनीतिक कारणों से। वो अपने गृह नगर जौनपुर दौरे पर गए। प्रोटोकॉल होता है, मंत्री का प्रोटोकॉल होता है, वो डीएम उसको प्रोटोकॉल को निभाता है। शाम को मंत्री जी ने कहा मैं भला वकील के यहाँ खाना खाने जाऊंगा, क्योंकि वो हमारा मित्र है, मैं भी वकील था, वो भी वकील है, पुराना मित्र है। तो डीएम ने कहा कि हमारे प्रोटोकॉल में नहीं, आप अपने रिस्क पर जा सकते हैं, मैं उसका कोई रिस्क नहीं और ना मैं जाऊँ। उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, अगर प्रोटोकॉल में नहीं है तो मत जाइए, मैं अपने रिस्क पर जाऊँगा। गए, बात कुछ नहीं बिगड़ी, ठीक है, सब ठीक हो गया, ओके हो गया। आज की स्थिति यह है कि अगर मंत्री जी जो कुछ भी कहें, अगर वो कहें कि हमारे घर की सब्जी मंगवाइए आप, तो आज प्रशासनिक अधिकारी जो है उनका घरेलू काम करने के लिए तैयार है, उनका पैर छूने के लिए तैयार है, सारे नियम कानून ताक पर रख करके वो हर काम करने के लिए तैयार है। उदाहरण अनेक हैं और आप उसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सुनते भी हों। तमाम बातें हैं, नियम कानून कहीं कोई नहीं है, मंत्री है, मंत्री की इच्छा ही नियम कानून है, प्रशासनिक अधिकारी की इच्छा ही नियम कानून है, जनता का ही नहीं। एक बात तो ये स्पष्ट हो गई कि आजकल
संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग कुछ भी बोलते रहते हैं, जो उनके मन में आए, जैसे वो राजा हैं। वो किसी संवैधानिक पद पर नहीं बैठे हैं, बल्कि राजा हैं। दे आर फॉर एवर, हमेशा के लिए है। तो छल कपट से चुनाव जीतना, छल कपट से पब्लिक को गुमराह करना है। तमाम विसंगतियां है वो आप जानते हैं बहुत बारीकी से कि क्या हो रहा है देश और प्रदेश में और किस तरह से हो रहा है। मनमाना है, कहीं कोई संविधान की बात नहीं है, कहीं कोई नियम कानून की बात नहीं है, कहीं कोई किसी तरह की कोई मर्यादा की बात नहीं। मर्यादा तो बताया जाता है कि पुरुषोत्तम भगवान राम मर्यादा पुरुष थे, पर मर्यादा कहीं नहीं। सब कहने और कथनी और कहानी में अंतर है, कथनी और करनी में अंतर है। तो कहीं कोई चीज स्पष्ट नहीं, जबकि संविधान के दायरे में हर चीज स्पष्ट है। पहली बात। अब आते हैं संवैधानिक पदों पर बैठे उन व्यक्तियों को, जैसे चुनाव आयोग, ईडी का डायरेक्टर, सीबीआई का डायरेक्टर, पुलिस का डायरेक्टर, या जो भी है जो व्यवस्था संभालते हैं। कहीं कहीं पुलिस का उच्चतम अधिकारी अपनी व्यवस्था को नहीं संभाल पा रहा है। कल्याण सिंह एक मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, वो कहते थे कि थानेदार जो है वो ज्यादा पावरफुल है दैन डीजीपी। वो थाने से ही मामले को रफा दफा कर देता है, और डीजीपी जो है मामला रफा दफा नहीं कर सकते। एक कल्याण सिंह का संवैधानिक पद पर बैठे मुख्यमंत्री का कहना है कि थानेदार सबसे ज्यादा पावरफुल है, वो भगा देता है, एफआईआर नहीं लिखी जाएगी, जाओ भगो, जनरल डायरी कर दो, बहुत अधिक हुआ तो, और नहीं तो गाली गलौज मारपीट तो थानों में आम बात। कौन गाली सुनेगा, कौन मार खाएगा, इससे अच्छा एफआईआर ही। कहीं कोई कंट्रोल नहीं है, चेक और बैलेंस नहीं है, कहीं कोई चीज नहीं है। आए दिन हो रहा है, थानों में मर्डर हो रहे हैं, उदाहरण अनेक हैं, एक नहीं है, अनेक उदाहरण है पूरे उत्तर प्रदेश में। जो थाने में गोली मारी जाती है, थाने में मृत्यु होती है, औलाद में मृत्यु होती है, और उसमें तरह तरह के ढकोसले और तरह तरह की चीजें कही जाती है कि वो अपने गमछे से फांसी लगा लिया, तो खिड़की में लगा लिया, तो ये कर लिया, तो वो कर लिया, जो पुलिस का है वही फाइनल है। यही हाल जुडिशियल का भी है। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं वास्तविकता बता रहा हूँ। बड़े न्यायिक पदों पर बैठे हुए लोग भी ईमानदार नहीं है। दो चार के ईमानदार होने से ईमानदारी नहीं होती है। दो चार लोगों के, एक बाबा साहब के संविधान लिखने से देश नहीं चलेगा। बाबा साहब तो चले गए, उन्होंने एक अमर कृति अपनी छोड़ दी। एक सही मामलों में साफ हृदय के थे, साफ तरीके से थे। ये ढोंग पाखंड आडम्बर का और जो फैला हुआ है, इसमें सब कुछ धुंधला दिखाई देता है, कहीं कोई स्पष्ट चीज नहीं दिखाई देती। बाबा साहब ने उस धुंधलापन को हटाया और कहा साफ देखो कि इस देश की जनता कितने कष्ट में है। तो इस तरह की स्थिति है। और हमने एक पोस्ट में कहा भी है कि बाबा साहब ईश्वर नहीं थे, लेकिन ईश्वर से कतई कम नहीं। जिनका नाम लेने से ही या जिनका ग्रंथ संविधान पढ़ने से ही पूरे देश का कल्याण होगा, और वेद पढ़ने से, मनुस्मृति पढ़ने से, तमाम पुराण और उपनिषद पढ़ने से कहीं कुछ फर्क नहीं पड़ा देश को। देश गुलाम हुआ 755 साल गुलाम रहा। उसका क्या मतलब है? अब मैं एक चीज लेता हूँ, वो है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, वो जेबी हो चुका है, वो पॉकेट में रखा हुआ है। जैसा चाहते हैं राजनीतिक, जो ऐसा चुनाव आयोग करता है। संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों का अपना कोई आत्मबल नहीं है, कोई उनके पास जो है जज्बा नहीं है, कोई उनके पास हिम्मत नहीं है। कमा खा रहे हैं। ये कमाने खाने वाले लोग देश को कब तक चलाएंगे?
अभी चुनाव आयोग की बात जो है सुप्रीम कोर्ट में पहुंच रही है। सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है देश के सारे दर्द का को समाप्त करने के लिए। ऐसा नहीं है। आप अगर अपनी जगह पर सही होंगे, आप अपनी जगह पर सही होंगे, कोई उपाय करेंगे कि ऐसा क्यों है, इसका क्या उपाय है, तो निश्चित रूप से उपाय मिलेगा। लेकिन आपकी न तो इच्छा शक्ति है और नहीं आप जो है चाहते हैं कि ऐसा हो। देश आपके लिए कुछ नहीं है। देश आपके लिए एक खाने कमाने का साधन है। देश आपके लिए अपने स्वतंत्र प्रवृत्ति, चाहे वो जैसी भी हो, हिटलरशाही हो, डिक्टेटरशाही हो, तानाशाही हो, उसके लिए देश से आपका कोई लेना देना नहीं। देश आपके लिए माने नहीं रखता है, आप माने रखते हैं देश के लिए कि हमारा हित साधन होता रहे, हमारा रुतबा बना रहे, हमारा एक टेम्पो बना रहे और हम सर्वोपरि रहे। कोई कहता है कि हम नॉन बायोलॉजिकल है। क्या सोच है, क्या सोच है? वो चाहता है, वो हर राजनीतिज्ञ कहता है मेरे से पावरफुल कोई ना हो इस देश में। मतलब वो इस देश का भगवान बनना चाहता है, इस देश का सर्व बनना चाहता है, या इस देश का उसका कोई मतलब ही नहीं। चुनाव आयोग में जो इस तरह की व्यवस्था है, ये मेरी समझ से गलत व्यवस्था है। चुनाव आयोग का संचालन विपक्ष को करना चाहिए, पूरी तरह से विपक्ष को करना चाहिए, और उसमें सत्ता पक्ष का कोई हाथ नहीं हो। उसका संचालन करे, उस पर निगाह रखे और उसकी तमाम कार्यवाहियां जो है संचालित करे या करवाए। उसमें जुडिशियल का भी हस्तक्षेप होना चाहिए, उसमें सुप्रीम कोर्ट का भी हस्तक्षेप होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ऐसा होना चाहिए। इसी देश में सेशन नाम का एक चुनाव आयुक्त हुआ करता था, जिसने तहलका मचा रखा था और तमाम छल कपट और तमाम उपायों के बाद भी चुनाव साफ सुथरा होगा। इच्छा शक्ति की कमी। ये चुनाव आयुक्त जो है, खाने कमाने वाले लोग को चुनाव आयुक्त बना दिया जाएगा तो ये क्या चुनाव कराएंगे? खाने कमाने वाले आदमी को जिलाधीश बना दिया जाएगा, कलेक्टर बना दिया जाएगा, वो क्या करेगा? वो धूम हिलाएगा। तो हमें तो ये चाहिए कि जो कुछ भी व्यवस्थाएं हैं उसका एक रिव्यू हो। चुनाव आयोग पूरी तरह से विपक्ष के हाथ में हो और विपक्ष उसका संचालन करे। देखें कैसे गलती होती है। सत्ता पक्ष के हाथ में ही सारी चीजें रहेंगी तो मनमानी तो होगी। तो डेमोक्रेसी में दोनों बराबर के हिस्सेदार, विपक्ष भी है और सत्ता पक्ष। सत्ता पक्ष भी कभी विपक्ष में जाएगा, विपक्ष भी कभी सत्ता पक्ष में है। तो काम सही तरह से होगा, क्योंकि दो हाथों में जब रहेगा तो संतुलन तो बनाना ही पड़ेगा। और जुडिशियल एक पर्यवेक्षक, एक सुपरविजन, एक संवैधानिक चीज़ों को देखती है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन वो अपने एक ईमानदार जज को या किसी को, मतलब जुडिशियल का काम तो दोनों पक्षों के संचालन पर नियंत्रण करने का है। संविधान में भी है। मैं रफ भाषा में बात कर रहा हूँ, मैं सामान्य दिमाग से बात कर रहा हूँ कि अगर पक्ष विपक्ष एक साथ होकर के काम नहीं करेगा, बैलेंस एक दूसरे का नहीं बनेगा और एक दूसरे के नियंत्रण पर नहीं रहेगा, एक दूसरे की बातें नहीं उठेगी, तो ये लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, देश फिर गुलाम बन जाएगा। और आज भी मैं ये मानता हूँ कि गुलाम से कम नहीं है ये देश। गुलामी आज भी है, स्वरूप अलग अलग। मतलब एक प्रधानमंत्री एक दूसरे प्रधानमंत्री की ऐसी बुराई करता है जो गले के नीचे नहीं उतरती, तो क्या कहा जाएगा। इंदिरा गांधी को भी हमने देखा है, गलतियां इंदिरा गांधी से भी हुई।
अब एक प्राइम मिनिस्टर को उनका गार्ड ही मार दे, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो कहीं न कहीं जो है मनमानापन था। नेहरू जी ने इतने इस देश को संवारा और सजाया, इस देश को उन्नति के लिए उन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। आज उनका भी मजाक उड़ाया जा रहा है, आज उनके बारे में भी कमेंट किए जा रहे हैं। और तो और मनमोहन सिंह जैसे सीधे साधे अर्थशास्त्री विद्वान आदमी का मजाक उड़ाया जा रहा है। तो क्या ये गिरावट है या अच्छाई है, बुराई है, गिरावट है या इस देश का दुर्भाग्य है? ये सारी बातें निंदनीय है। इसलिए चुनाव आयोग कुछ संस्थाएं विपक्ष संभाले, कुछ संस्थाएं पक्ष संभाले, सत्ता पक्ष संभाले, और जो उसमें जैसी भी व्यवस्था बने। मतलब हमारे कहने का है कि संविधान का एक रिव्यू हो और संविधान के अनुसार ही काम हो, और कोई डिक्टेटर या कोई शक्तिशाली या कोई देश से ऊपर बनने की कोशिश न करे, चाहे वो जुडिशियल हो, चाहे वो संवैधानिक पद पर बैठे लोग हों, चाहे वो राजनीतिज्ञ हो, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे वो देश के धनाढ्य हो। बैंकों की स्थिति है कि आजकल खाते नहीं खुल रहे हैं बैंकों। कर्ज माफी में मैनिपुलेशन किया जा रहा है, कर्ज देने और लेने में मैनिपुलेशन किया जा रहा है। मतलब तमाम विसंगतियां, तमाम बातें हैं। तो इसलिए चेक एंड बैलेंस के लिए पक्ष और विपक्ष दोनों को साथ आया, जुडिशियल उसकी मॉनिटरिंग करे। ये तो मेरे अपने निजी विचार है। बाकी जो है देश के हित में अगर आप कोई भी कार्यवाही करते हैं तो सराहनीय है, प्रशंसनीय है, सर आंखों पर है, स्वागत योग्य है। वीडियो को ध्यान से देखिए, पढ़िए, समझिए और कमेंट बॉक्स में हमें भी बताइए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय संविधान, जय भारत, जय बाबा साहब।